हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताऊंगा, उससे संबंधित हमारे देश में जो कानून हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनकी कौन कौन सी धाराएं हैं उनके बारे में बताऊंगा, और किस प्रकार जो आपको रिपोर्ट लिखवानी है अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है। जैसे आपकी फेसबुक हैक हो जाती है, आपके डेटा का गलत उपयोग हो जाता है, आपके साथ बैंकिंग धोखाधड़ी होती है, गूगल पे से किसी ने पैसे उड़ा लिए, या किसी भी प्रकार का साइबर अपराध जो आप सोच सकते हैं, आपकी किसी ने वीडियो वायरल कर दी, आपके बिना पूछे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, तो ये सभी जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है आप किस प्रकार अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, किस प्रकार आपको न्याय मिलेगा, और 1 करोड़ रुपए तक भी मुआवजा आपको मिल सकता है अगर साइबर अपराध जो साबित हो जाता है। तो सभी चीजें बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना है। 360 डिग्री सभी चीजें कवर करवाऊंगा। पहले हम कानूनों को देखेंगे, उनकी धाराओं को देखेंगे, उसके बाद प्रक्रिया को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समाधान बताऊंगा, बचाव बताऊंगा कि आपको कैसे साइबर अपराध से बचना है, सभी चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पर जो है अंत तक बने रहेंगे और मेरा साथ नहीं छोड़कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइबर अपराध जो है, साइबर क्राइम है, भारत में बहुत आम है। इसके लिए जो कानून है, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से कानून है। ठीक है, एक है BINS, भारतीय न्याय संहिता, जो 2023 में नए दंडों का कानून आया है, और एक है IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। पहले मैं इसकी धाराओं के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी धाराएं जो है साइबर अपराध को डिफाइन करती हैं, उनकी सजा को डिफाइन करती हैं, और रिपोर्ट की प्रक्रिया को बताती हैं कि कैसे रिपोर्ट लिखवानी है। उसके बाद हम BINS की धाराओं को देखेंगे, और फिर प्रक्रिया से संबंधित मैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की भी आपको कुछ धाराएं बताऊंगा। तो IT एक्ट की जो धाराएं हैं वो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, धारा 43, धारा 66, धारा 66, धारा 66C, धारा 66D, इसके बाद धारा 67, इसके बाद धारा 69 में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 69। ठीक है, अब इसके संबंध में पहले मैं बात करता हूं धारा 43 क्या है। धारा 43 बताते हैं कंप्यूटर की हैकिंग के संबंध में, कि आपका फोन या कंप्यूटर हैक हो जाता है, यानी अनधिकृत तरीके से कोई आपके कंप्यूटर में या फोन में, कह सकते हैं आपकी डिजिटल डिवाइस में प्रवेश करता है, यानी आपको उसको अनुमति नहीं दी है, वह उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, यानी हैक कर रहा है। तो हैकिंग के संबंध में डिफाइन करती है, हैकिंग के अपराध को डिफाइन करती है। ठीक है, धारा 66 जो है, धारा 66 इस हैकिंग के जो अपराध हो गया या किसी भी प्रकार अपराध हो गया, वह सभी में लागू होगी। कैसे लागू होगी? क्योंकि इसमें जो है यह बताया गया कि कोई दुरुपयोग करता है कंप्यूटर का, गलत उद्देश्य से, गलत इंटेंशन से कंप्यूटर का दुरुपयोग करता है, तो उसकी सजा दी गई है। ठीक है, तो अब हैकिंग में भी कंप्यूटर का गलत दुरुपयोग सामने वाला कर रहा है, और 66D बताऊंगा उसमें भी गलत प्रयोग कर रहा है। तो इसमें 66 जो है वो सभी में ही लागू होती है एक तरीके से। धारा 66 जो है दंड के बारे में बताती है कि कोई गलत तरीके से कंप्यूटर का दुरुपयोग करता है। जैसे हैकिंग के संबंध में हो गया, हैकिंग के लिए कोई कंप्यूटर का गलत दुरुपयोग कर रहा है, तो जो दुरुपयोग कर रहा है उस पर उसके दंड के बारे में बताती है धारा 66। ठीक है, धारा 66C क्या है? पहचान का, किसी दूसरे की पहचान का प्रयोग करना। जैसे आजकल आम हो गया, फेसबुक पर लोग दूसरे के नाम से अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि लोग फेसबुक पर दूसरे के नाम से अकाउंट बना लेते हैं, किसी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, किसी के फोटो लगा देते हैं उस पर। तो ये सभी जो है धारा 66C के तहत अपराध हैं, और इनके तहत जो है आपके ऊपर FIR लिखवाई जा सकती है, आपकी जो साइबर सेल में रिपोर्ट की जा सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, धारा 66D जो है वह बताती है फर्जीवाड़े के संबंध में, ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में। ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी क्या हो गया? फिशिंग हो गया। फिशिंग क्या होता है कि आपके पास कोई ईमेल भेजना जो है, झूठा ईमेल भेजना कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपने उस लिंक पर क्लिक किया, आपको पता चला कि आपका फोन हैक हो गया, आपका सारा जो डेटा था इंपॉर्टेंट, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल थी, आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल थी, सभी उन्होंने चुरा ली, और आपके बैंक अकाउंट से सभी पैसे जो उड़ा लिए, इस बैंक अकाउंट आपका साफ कर दिया। तो ये हो गया 66D। तो इसमें अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप 66D के तहत 66D को जो है रिपोर्ट में मेंशन करवाएंगे। आप आगे मैं जब बताऊंगा कि आपको रिपोर्ट कैसे करवानी, तो उसमें ये धारा मेंशन करवाएंगे अगर ऐसा होता आपके साथ। धारा 67 जो है अश्लील सामग्री के संबंध में है, यानी अश्लील सामग्री का प्रसार करना। अश्लील सामग्री क्या होगी? जैसे पोर्नोग्राफी होगी, उसका प्रसार करना, व्हाट्सएप पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसका प्रसार करना, तो धारा 67 के तहत वह अपराध है। यहाँ पर एक पोक्सो एक्ट भी आ जाता है। पोक्सो एक्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि बच्चों से संबंधित जो पोर्नोग्राफी है उसकी वीडियो रखना भी अपने आप में अपराध है, उसके तहत भी आपको जो है सजा दी जा सकती है, पुलिस आपको उठा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये मैं आपको जागरूक करने के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। ठीक है, या कुछ अपराधी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि वो सुधरे और वह अपने अपराध के कामों से बाहर आए। तो चलिए चलते हैं। अब धारा 59 क्या कहती है? धारा 59 जो है सरकार को साइबर सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निगरानी का अधिकार देती है, यानी निगरानी सरकार जो है कर सकती है, इंटरसेप्शन कर सकती है साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। तो ये हो गया IT एक्ट की जो इंपॉर्टेंट धाराएं थी, जिनमें जो है ये चीजें डिफाइन थी, वो मैंने बता दी हैं। अब चलते हैं हम BNS पर, भारतीय नागरिक संहिता पर, भारतीय न्याय संहिता पर, माफी चाहूंगा, भारतीय न्याय संहिता पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रक्रिया के बारे में बताती है, जिसने CRPC का स्थान लिया है। CRPC की जगह इसको लाया गया है, इसको IPC की जगह लाया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC। अब इसकी धाराएं जो इंपॉर्टेंट है वो धाराएं हैं जो 318, 319, इसके बाद धारा 336,
और इसके बाद धारा 356, धारा 318-19 क्या कहती है? धारा 318-19 कहती है धोखाधड़ी के संबंध में, जैसे धोखाधड़ी करना किसी के साथ ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन धोखाधड़ी वही बैंकिंग वाला जो यहाँ पर मैंने बताई थी धारा 66D में, यानी अगर साइबर अपराध होता है तो धारा 66D और धारा 318-19 BNS की दोनों के साथ जो है रिपोर्ट, दोनों धाराएं जो है रिपोर्ट में मेंशन होंगी। जो रिपोर्ट आप लिखवाएंगे थाने में जाएंगे, साइबर सेल में जाएंगे, तो दोनों के तहत जो है अपराध रजिस्टर होगा, ठीक है। धारा 318 है धोखाधड़ी के संबंध में, ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, किसी के बैंक खाते को उड़ाना कह सकते हैं, पैसे चोरी करना या अन्य चीजें करना, तो उसके संबंध में धारा 318-19 सख्त सजा का प्रावधान करती है, ठीक है। सख्त सजा क्या है? 3 साल जो सजा क्या हो सकती है, 3 साल की सजा हो सकती है, या जो है 5,000 रुपये का जुर्माना समथिंग है, एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, लेकिन इतना ही हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं, यह सजा हो सकती हैं। आप 336 क्या है? 336 है फर्जीवाड़े के संबंध में, ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करना। ऑनलाइन फर्जीवाड़े का मतलब है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट का गलत तरीके से प्रयोग करना, ऑनलाइन गलत तरीके से प्रयोग करना, फर्जीवाड़े के तरीके उद्देश्य से प्रयोग करना, तो वह भी जो है BNS की धारा 336 में एक अपराध है और उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। अब धारा 356 जो है BNS की भारतीय जो है न्याय संहिता की, वह बताती है ऑनलाइन मानहानि करना। मानहानि क्या जैसे किसी के जो डिग्निटी है या जो कह सकते हैं किसी की जो इज्जत है उसको खराब करने के लिए ऑनलाइन उसकी झूठी वीडियो प्रसारित करना, या कुछ की वीडियो हैं भी, मान लीजिए उसकी कुछ वीडियो हैं जिसमें वो गाली गलौज कर रहा है, कुछ अन्य काम कर रहा है, लेकिन उसको प्रसारित करने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप प्रसारित करते हैं तो वह आप पर ऑनलाइन मानहानि का मुकदमा कर सकता है और रिपोर्ट लिखवा सकता है। तो किसी की वीडियो वायरल करना, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना, या किसी के अन्य जो है फोटो या अन्य चीज़ें उसकी वायरल करना, तो ये ऑनलाइन मानहानि के दायरे में आता है। और वह व्यक्ति जो है अगर उसकी डिग्निटी या उसकी जो मान है, उसका जो मान है, उसका सम्मान है, अगर उसमें कमी आती है, उसमें समाज में गिरावट आती है, तो वहाँ पर केस दायर कर सकता है, रिपोर्ट आपकी लिखवा सकता है, ठीक है। तो ये 356 के तहत ऑनलाइन मानहानि के संबंध में बताता है और सख्त प्रावधान करता है, ठीक है, सख्त सजा का प्रावधान करता है। अब ये चीज़ें हो गई, प्रक्रिया बता दी, सॉरी दंड बता दिया, क्या दंड है, कितनी सजा है, कौन कौन से अपराध होते हैं और कौन कौन से अपराधों में कितनी सजा है। देखिए ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि पुलिस वाले आपको आपकी नहीं सुनते हैं, आपकी कंप्लेन नहीं लिखवाते हैं। तो अगर आपको ये धाराएं याद हों और पुलिस वाले को कहे कि देखो मुझे ये सब पता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऊपर SP को रिपोर्ट करूंगा, DM को रिपोर्ट करूंगा, उसके बाद भी अगर आप नहीं लिखते हैं तो मैं ऑनलाइन माध्यम से फिर रिपोर्ट करने का प्रयास करूंगा, या आप मेरी वीडियो भी दिखा सकते हैं पुलिस वाले को, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है तो मेरी वीडियो दिखा सकते हैं, देखिए हमारा अधिकार है, आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, और कौन से सेक्शन में उनको रिपोर्ट लिखनी है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अगर किसी पुलिस वाले को नहीं पता कि रिपोर्ट कैसे लिखनी तो वो भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि उसको रिपोर्ट कैसे लिखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं। तब तक मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि YouTube जो है इंप्रेशन कम भेज रहा है मेरी वीडियोस पर, पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे यही मुझे उम्मीद है कि आप ही जो मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, वायरल करवाने में मदद करेंगे। मैंने बहुत मेहनत कर ली चैनल पर, लेकिन कुछ खास वायरल मेरी वीडियो नहीं हो पा रही है। उसका एक कारण यह भी है कि जो है लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपसे यही मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को साझा कीजिए, ताकि वो भी जागरूक हों, उनको भी जो कानून का ज्ञान हो। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जिनका जो है दिन प्रतिदिन के जीवन में काम आता है, जिनके जो दिन प्रतिदिन के कामों में जिनका ज्ञान जो आपको काम आता है, कानूनी परिप्रेक्ष्य से जो सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताता हूं कि ये कानून इस तरीके से व्यवहार में यहाँ लागू होता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम आते हैं BNSS की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा प्रक्रिया के बारे में। जैसे आपके साथ अपराध हो गया, वहां पर आपके क्षेत्र में आपको नहीं पता कि कौन सी साइबर सेल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आपका एविडेंस साथ में ले जाने हैं और उनको बताना है कि धारा 173 के तहत मेरी FIR लॉन्च कीजिए, ठीक है, मेरी FIR लॉन्च कीजिए। अब वह कह सकता है कि जो है आप तो दूसरे क्षेत्र से हैं, ठीक है, आपके साथ अपराध यहाँ हुआ है, मतलब आप दूसरे क्षेत्र से हैं, अपराध भी आपका कहीं और हुआ है, तो आप ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो आप उनको बोलना कि मेरी 0 FIR लिखो, ठीक है, मेरी 0 FIR लिखो। 0 FIR का मतलब है कि अपराध चाहे कहीं भी हुआ हो, किसी के जुरिस्डिक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, 0 FIR भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में लॉन्च करवाई जा सकती है, ठीक है। तो आप कहना मेरी 0 FIR लिखो। 0 FIR लिखने के संबंध में बताना IT एक्ट की धाराओं का उसमें जरूर मेंशन करवाना, ठीक है। कई बार IT एक्ट की धाराएं वो मेंशन नहीं करते, उन्हें भी नहीं पता होता है, तो मैंने धाराएं आपको बता दी हैं, ये मेंशन जरूर करवाना आपकी जो है रिपोर्ट आप लिखवाएंगे उसमें, जो उसके साथ जो BNS भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं बताई हैं उनको मेंशन करवाना। उसके बाद जो आपको FIR लिखवाने के बाद क्या करना है, एक रिपोर्ट की जो FIR की कॉपी है उनसे लेना है, ठीक है, FIR की कॉपी उनसे लेना। अगर वो ना दें तो आप कहना कि हमारा अधिकार है और आप देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो FIR की कॉपी आपको लेनी है। अब मान लीजिए वो नहीं रजिस्टर करते हैं FIR, तो क्या है, तब आप जो ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन जा सकते हैं cybercrime.government.in, ये पोर्टल है, ठीक है, ये पोर्टल है cybercrime.government.in का पोर्टल है। इस पर आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन शिकायत के ऑप्शन में जाइए, शिकायत के ऑप्शन में आपको जो है टाइप करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, महिलाओं या बच्चों से संबंधित अपराध, महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराध, दूसरा ऑप्शन आएगा अन्य अपराध। आपके साथ जो अपराध हुआ हो आप सेलेक्ट कीजिए,
उसके बाद जैसे अन्य अपराध सेलेक्ट किया, उसके बाद जो आपको अपनी डिटेल मेंशन करनी है, आप कहाँ से हैं, नाम, पता वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको एविडेंस मांगेगा, मतलब एविडेंस से संबंधित भी अटैच फाइल करनी है जो आपके पास हो सकता है। आपके साथ जैसे ईमेल धोखाधड़ी हुआ तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या जो है उसकी चैट या जो भी डेटा आपके पास है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी कि आपकी रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया हुई है या क्या काम हुआ है, तो उस हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। अगर ये चीज़ें भी आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, समझ लीजिए, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, मेरा उद्देश्य भारत के हर नागरिक तक जो है कानूनी जानकारी पहुंचाना है, कानूनी जागरूकता पहुंचाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति में हो। ठीक है, सिंप्लीफाइड तरीके से, व्यवहारिक तरीके से कानून को मैं उनको बताता हूँ ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, वो अन्याय में ना जिए। तो अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन आप मतलब नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और है, वो हेल्पलाइन नंबर है 1930। हेल्पलाइन नंबर 1930, इसको डायल कीजिए और उनको अपनी प्रक्रिया बताइए, उसके बाद जो वो आपको आगे गाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई, दंड हो गया, सजा हो गई, प्रक्रिया हो गई, हेल्पलाइन नंबर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ समाधान क्या है, बचाव क्या है। बचाव के संबंध में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए, बचाव के संबंध में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो बचाव यही है कि अपना जो डेटा है वो प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है, जैसे आपके पासवर्ड हो गया, इंपॉर्टेंट है, आपके डेबिट कार्ड का नंबर हो गया, इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉल करके आपके डेबिट कार्ड की पिन मांगते हैं, वो आपको नहीं बतानी। ठीक है, अगर मांग रहा है तो वो धोखाधड़ी कर रहा है। कहीं पर किसी भी बैंक में किसी भी प्रोविजन में जो है डेबिट कार्ड की पिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो अगर मांग रहा है तो धोखाधड़ी कर रहा है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। आजकल चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, आप हमें वीडियो कॉल पर बताइए। और मुझे ताजुब तो तब हुआ जब बड़े बड़े जो है लोग, पढ़े लिखे लोग, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, उन्होंने लाखों करोड़ रुपये डिजिटल अरेस्ट में जो गवा दिए। उन्हें धमकाया गया, डराया गया। ऑर्डर जो है सबसे बड़ा हथियार होता है किसी आदमी को काबू करने का। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई फोन कर आपको कह रहा है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, आप मुझे अपनी चीज़ें बताइए, आप जो है अपनी गतिविधियां बताइए दिन प्रतिदिन की, तो आपको कुछ नहीं बताना है। सिर्फ जो मैंने प्रक्रिया बताई है, साइबर सेल में जाना है या पुलिस स्टेशन में जाना है या 1930 पर कॉल करना है, इनसे बचना है। ये वो सामने वाला धोखाधड़ी कर रहा है, सिंपल बात है। ठीक है, तो पहला तो क्या करना है, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। किसी भी अनजान लिंक पर, वह व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकती है लिंक, वह कोई भी अनजान ऐप जो बिना, जो प्ले स्टोर से बाहर है, उसको डाउनलोड नहीं करना है, उसको इंस्टॉल नहीं करना है। अगर करते हैं तो फिर आप खतरे में आ जाते हैं, आपका डाटा हैक होने के खतरे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तीसरी जो बात है वह है डेटा के संबंध में है। आपके जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं उनको संभाल कर रखिए। उनको जो डिजिटल, जो उन लोगों को मत भेजिए जो जिन्हें आप नहीं जानते हैं या जिनसे आपकी जान पहचान ज़्यादा नहीं है। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को उन लोगों के पास मत भेजिए। ठीक है, वह किसी भी प्रकार से फ़ोन कर सकते हैं, पुलिस वाला बनकर फ़ोन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मजाज एजेंसी में काम कर रहा हूँ, मुझे आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको नहीं भेजने, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये तरीके हैं बचने के जो मैंने बता दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।